मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा के सबसे महान कलाकारों में से एक माना जाता है, जिनका भारतीय सिनेमा में योगदान अभूतपूर्व और उल्लेखनीय है। मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे 80 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया और एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इस दौरान वो बॉलीवुड में रिलीज होने वाली हर चौथी पांचवी फिल्म के नायक होते थे और शायद ही ऐसा कोई साल रहता था जब उनकी 10 से कम फिल्में रिलीज होती थी। लेकिन 90 का दशक आते आते मिथुन चक्रवर्ती का बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार कम सा होने लगा और कुछ सालों बाद उन्होंने खुद को काफी हद तक बी ग्रेड फिल्मों तक सीमित कर लिया और बम्बई छोड़कर ऊटी में जा बसे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम धीरे धीरे समाप्त हो गया और 21वीं सदी तक आते आते वो हिंदी फिल्मों से लगभग गायब ही हो गए। मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर के ढलान का एक बहुत बड़ा कारण था एक साथ बहुत ज्यादा फिल्मों में काम करना। फिल्म फेयर पत्रिका ने 1986 में लिखे अपने एक लेख में बताया था कि फिल्म प्यार झुकता नहीं की अप्रत्याशित सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने एक साथ लगभग 60 फिल्में साइन कर ली थी, जिनमें से 36 फिल्में एक साथ ही शूट हो रही थी। यही कारण था कि मिथुन चक्रवर्ती दिन में कई कई शिफ्टों में काम किया करते थे। इतनी ज्यादा फिल्में साइन करने के दो नुकसान थे। एक तो ये कि उनकी फिल्में अक्सर डिले हो जाया करती थी और कई फिल्मों को रिलीज होते होते कई साल लग जाते थे। दूसरी समस्या ये थी कि मिथुन चक्रवर्ती की कई फिल्में साथ में रिलीज हो जाया करती थी, जिसके कारण उनकी ही फिल्म के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने लगी। उदाहरण के लिए साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की 19 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से दाता, हम इंतजार करेंगे और दाना पानी सरीखी फिल्में 1985 से बन रही थी। गलियों का बादशाह फिल्म 1981 से बन रहा था और 1989 में जाकर रिलीज हुआ। इन सब फिल्मों में सिवाय दाता के कोई भी सफल नहीं हुई। हालांकि हम इंतजार करेंगे और दाना पानी फिल्म में मिथुन के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे शामिल थी, जिन्होंने इससे पहले एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी सी लगा दी थी। इसी तरह राजू दादा फिल्म की शूटिंग 1982 में शुरू हुई और फिल्म 1984 में जाकर रिलीज हो पाई। यही परिपाटी 1990 के दशक में भी कायम रही, जहां उनकी कई बड़े बजट की फिल्में, जिनसे मिथुन को काफी आशाएं थी, कई सालों की देरी से रिलीज हुई, जिससे वो फिल्में अच्छी होते हुए भी सफल नहीं हो पाई। अगर ये फिल्में सफल हो जाती तो शायद मिथुन का ढलता कैरियर 90 के दशक में भी संवर सकता था। इन फिल्मों में शामिल थी एन चंद्रा की फिल्म युगांधर, जो की फिल्म तेजाब के बाद बननी शुरू हुई थी। उस समय एन चंद्रा लगातार 3 हिट फिल्में देकर अपने कैरियर की ऊंचाई पर थे, लेकिन युगांधर को बनते बनते 4 साल लग गए, जिसके बीच एन चंद्रा की फिल्म हमला फ्लॉप हो गई और नरसिम्हा ठीक ठाक चली। नतीजन फिल्म युगांधर को लेकर लोगों का उत्साह कम हो गया। इस फिल्म को भले ही मिथुन के कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेज में से एक मानी जाती है, फिर भी ये असफल रही। इसी तरह 1994 में आई उनकी फिल्म परमात्मा भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई, जबकि फिल्म को समीक्षकों की ओर से काफी वाहवाही मिली थी। और इस फिल्म के निर्देशक बापू जैसे कुशल फिल्मकार थे, जिनके साथ मिथुन चक्रवर्ती ने अपने कैरियर की कुछ बेहतरीन फिल्में दी थी, जैसे कि हम 5, प्यारी बहना, प्रेम प्रतिज्ञा आदि। लेकिन इस फिल्म को बनते बनते 4-5 साल लग गए, जिसके कारण ये व्यावसायिक रूप से असफल रही। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मिथुन की फिल्म के कारण मिथुन की एक दूसरी फिल्म को देर से बनने का नुकसान उठाना पड़ा। ये फिल्म थी अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर अग्निपथ। अग्निपथ बनना तो शुरू हुई थी 1987 में, लेकिन फिल्म को बनते बनते 3 साल लग गए। इसी बीच मिथुन की दूसरी फिल्म मुजरिम रिलीज हुई, जिसकी कहानी अग्निपथ से काफी हद तक मिलती जुलती थी। दरअसल ये दोनों ही फिल्में हॉलीवुड फिल्म स्कारफेस से प्रभावित थी। मुजरिम को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता मिली, लेकिन इसके कारण जब अगले ही साल अग्निपथ रिलीज हुई तो एक ही कहानी पर बनी दूसरी फिल्म को दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार नहीं दिया और अच्छी फिल्म होने के बावजूद अग्निपथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। ऐसा नहीं था कि मिथुन की हर फिल्म को देर कराने के लिए मिथुन ही जिम्मेदार थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि दूसरे अभिनेताओं के कारण उनकी फिल्मों को नुकसान उठाना पड़ा, जैसे कि अग्निपथ फिल्म अमिताभ बच्चन के बुफोर्स स्कैंडल में नाम आने और तूफान तथा जादूगर फिल्म की कंट्रोवर्सी के कारण देर से बनी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती का कोई योगदान नहीं था। उसी तरह 1986 में मिथुन के पसंदीदा अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने चोरी छुपे शादी कर ली और शादी के बाद फिल्मों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। संन्यास लेने से पहले पद्मिनी ने उन फिल्मों की शूटिंग खत्म करनी शुरू कर दी, जिनको वो पहले से ही साइन कर चुकी थी और जिनकी शूटिंग भी वो शुरू कर चुकी थी। लेकिन जिन फिल्मों की शूटिंग उन्होंने शुरू नहीं की, उन फिल्मों को उन्होंने छोड़ दिया। जल्दी से अपनी सारी शूटिंग निपटाने की कोशिश में कुछ फिल्में छूट गयी, क्योंकि पद्मिनी ने उन फिल्मों की शूटिंग करने को तरजीह दी जिनकी शूटिंग खत्म होने वाली थी। इसके कारण मिथुन और पद्मिनी की कई फिल्में या तो बन नहीं पाई या देर से बनी। इसके अलावा भी समस्या ये थी कि शूटिंग खत्म होने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूटर्स की शादीशुदा और संन्यास ले चुकी अभिनेत्री की फिल्मों में दिलचस्पी ही खत्म हो गई, जिसके कारण इन फिल्मों को रिलीज करने में काफी समस्या आई और इनकी बात की फिल्में नहीं चली, सिवाय फिल्म दाता के। यही समस्या उनकी बाकी अभिनेत्रियों के
साथ भी हुई, क्योंकि इस दौरान की उनकी कई हीरोइनें शादी करके या तो फिल्मों से गायब हो गई, या उन्होंने काम करना कम कर दिया, या उन्हें प्रमुख भूमिकाएं मिलनी कम हो गई। इन अभिनेत्रियों में शामिल थी पूनम ढिल्लन, अनीता राज, रति अग्निहोत्री आदि। 90 के दशक तक आते आते मंदाकिनी, किमी काटकर, फरहान नाज जैसी अभिनेत्रियों का कैरियर भी लगभग खत्म ही हो गया। अब समस्या ये थी कि उस समय की दो सबसे बड़ी अभिनेत्रियों के साथ मिथुन चाहकर भी फिल्में नहीं कर पा रहे थे। श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर की खबरें पूरे 80 के दशक में अखबारों की सुर्खियां बनी रही, लेकिन मिथुन ने आखिर में अपनी पत्नी योगिता बाली के पास जाना बेहतर समझा, जिससे उनके और श्रीदेवी के रिश्ते तो खत्म हुए ही 1989 की फिल्म गुरु के बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। इनकी अनबन का नुकसान फिल्म गुरु के निर्देशक उमेश मेहरा को उठाना पड़ा, क्योंकि श्रीदेवी ने ये मांग रखी कि फिल्म में उनके और मिथुन के बीच के रोमांटिक दृश्यों को काट दिया जाए। श्रीदेवी फिल्म से अपने और मिथुन के बीच का किसिंग सीन भी हटाना चाहती थी। इस पूरे विवाद के कारण फिल्म की काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई और फिल्म को रिलीज करने में खासी मुश्किल भी आई, जिसके नतीजन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसी तरह 1989 के बाद माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती के बीच अनबन हो गई। दरअसल मिथुन का आरोप था कि उन्होंने उस समय माधुरी दीक्षित के साथ काम करना स्वीकार किया, जब इंडस्ट्री में उन्हें कोई भी पूछ नहीं रहा था। लेकिन स्टार बनते ही माधुरी ने उनसे कन्नी काटनी शुरू कर दी और अनिल कपूर के कैंप में शामिल हो गई। हालांकि इन दोनों की आखिरी फिल्म प्यार का देवता 1991 में रिलीज हुई, लेकिन उसकी शूटिंग बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। इसका मतलब ये था कि मिथुन को 90 का दशक नई और गैर स्थापित अभिनेत्रियों के साथ काम करके निकालना पड़ा, और अगर कोई प्रतिष्ठित अभिनेत्री भी उनके अपोजिट रही तो उनके साथ भी दुर्भाग्य से फिल्में नहीं चली, जिस कारण एक समय बाद मिथुन को उनका साथ नहीं मिला। मसलन जूही चावला के साथ उनकी फिल्म शतरंज, मेरे सजना साथ निभाना और परमात्मा जैसी फिल्में फ्लॉप हो गई, और रेखा के साथ निशाना, अब इंसाफ होगा जैसी फिल्में डिजास्टर साबित हुई। नतीजन 90 के दशक में मिथुन की फिल्मों की हीरोइन बनी गौतमी, आयशा जुल्का, मधु, और 90 के दशक के अंत तक आते आते मिंक बरार और सपना जैसी सी ग्रेड हीरोइनों के साथ मिथुन को काम करना पड़ा, जिनका अपना स्टारडम तो ना के बराबर था, पर इनके फिल्म में होने से मिथुन की फिल्मों को व्यावसायिक रूप से कोई फायदा नहीं मिला। मिथुन के कैरियर के ढलान का एक और बहुत बड़ा कारण था समय के साथ न बदल पाना। 1980 का दशक एक्शन फिल्मों और बप्पी लाहिड़ी के संगीत से जाना जाता है, और ये दोनों ही चीजें मिथुन की ज्यादातर फिल्मों में देखने को मिलती थी। हालांकि मिथुन ने प्यार झुकता नहीं जैसी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्में दी थी, लेकिन 80 के दशक को हिंसा प्रधान बनाने में मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन 80 के दशक के अंत में कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया और चांदनी, तथा 90 के दशक की शुरुआत में आशिकी जैसे रोमांटिक फिल्मों की सफलता ने हिंदी फिल्मों का ढर्रा ही बदल कर रख दिया। एक्शन फिल्मों की जगह रोमांटिक फिल्में लेने लगी, संगीत का स्तर फिल्मों में बदल गया। लेकिन चूंकि मिथुन चक्रवर्ती की ज्यादातर फिल्में पहले से ही साइन की हुई थी, अतः 1990 के आरंभिक वर्षों में उनकी जो भी फिल्म रिलीज हुई, उनकी शूटिंग 80 के दशक में ही प्रारंभ हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि इन फिल्मों में न रोमांटिक फिल्मों की झलक थी और न ही अच्छे संगीत की। वैसे मिथुन चक्रवर्ती की ज्यादातर फिल्मों का संगीत बेहद औसत दर्जे का होता था। जितेंद्र ने 90 के दशक के आरंभ में कहा था कि आजकल अच्छे संगीत के बिना फिल्में सफल नहीं हो रही, और ये बात मिथुन चक्रवर्ती पर भी खरी उतरती है। इस तरह से 90 का दशक आते आते उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। 1989 में उनकी कुल 19 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से केवल 4 फिल्में हिट हुई थी। ये फिल्में थी दाता, इलाका, मुजरिम और प्रेम प्रतिज्ञा। इनमें से प्रेम प्रतिज्ञा में प्यार कभी कम नहीं करना और शीशे की उम्र प्याले की जैसी सुपरहिट गीत थे, वही दाता में बाबुल का ये घर बहना शरीखा बेहद लोकप्रिय गीत था। लेकिन 1990 और 1991 के साल में उनकी लगभग सभी फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई, जिसकी एक वजह उनकी फिल्मों का खराब संगीत और दूसरा रोमांटिक फिल्मों के दौर में भी खुद को न बदल पाना और वही घिसी पिटी एक्शन फिल्में करना था। इस दौरान उनकी सिर्फ एक फिल्म हिट हुई, जिसका नाम था त्रिनेत्र, जिसका गीत मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा बेहद लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद तो मिथुन को भी अच्छे संगीत की उपयोगिता समझ में आ गई और उनकी फिल्मों में भी संगीत का स्तर सुधरने लगा। लेकिन एक समस्या ये भी थी कि मिथुन के गैर एक्शन वाली ड्रामा फिल्में अधिकतर दक्षिण भारतीय फिल्मों का रीमेक हुआ करती थी, और 90 के दशक में ज्यादातर साउथ इंडियन रीमेक भी फ्लॉप होने लगे, जबकि उनमें से कुछ फिल्मों का संगीत बेहद सुंदर था, जैसे कि फिल्म मेहरबान। लेकिन मिथुन के ज्यादातर निर्देशक उनकी एक्शन फिल्मों की इमेज को ही भुनाना चाह रहे थे, इसलिए उनकी फिल्मों के टाइटल भी छोटे सेंटर्स के दर्शकों को ध्यान में रखकर रखे जाते थे। लेकिन मिथुन के इस एक्शन इमेज का ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, जब उनकी एक फिल्म को इसलिए सफलता नहीं मिली क्योंकि उसका टाइटल भ्रामक और गलत था। इस फिल्म का नाम था तड़ीपार, जिसका निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। फिल्म के टाइटल को देखकर दर्शकों को लगा कि ये मिथुन की कोई और एक्शन फिल्म होगी। ऐसे में बड़े शहर के दर्शकों ने उससे दूरी बना ली और छोटे शहरों के दर्शकों को फिल्म देखकर मायूसी हुई, क्योंकि फिल्म वास्तव में रोमांटिक थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर के कुछ सबसे बेहतरीन गीत शामिल थे, जैसे
जैसे कि आज पहली बार दिल की बात की है या फिर बिखरी जुल्फों को सजाने की इजाजत दे दो। 1993 वाली फिल्म दलाल उनकी कुछ आखिरी बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी जिसमें अच्छा संगीत था। 90 के दशक के उत्तरार्ध में मिथुन ने जब ऊटी का रुख किया तो वो थोक के भाव में बिग एक्शन फिल्में बनाने लगे। इन फिल्मों में न अच्छे संगीत पर ध्यान दिया जाता और न ही कहानी पर। हालांकि इनमें से भी कुछ सफल फिल्में निकल कर आई जैसे कि जल्लाद, रावण राज, चिता, चांडाल, शपथ आदि। लेकिन एक बार फिर वही दौर आया जहां उनकी 1998 और 1999 के बीच लगभग 30 फिल्में रिलीज हो गई। ये फिल्में छोटे शहरों के ऑडियंस के लिए बनाई जाती थी जिन्हें बॉम्बे सर्किट में फ्लॉप और डिजास्टर समझा जाता था। हालांकि ये फिल्में बहुत बार अपनी लागत वसूल लेती थी लेकिन इससे मिथुन को कोई खास फायदा नहीं मिला क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से उनको फिल्मों के ऑफर मिलने लगभग बंद से हो गए। 90 के दशक तक आते आते बिग रेड फिल्मों का मार्केट डावाडोल होने लगा और इनका बिजनेस बुरी तरह गिरने लगा। इसका कारण था हिंदी सिनेमा में फैमिली ऑडियंस का वापस आना। 1994 में हम आपके हैं कौन, 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1996 में राजा हिंदुस्तानी, 1997 में दिल तो पागल है, 1998 में कुछ कुछ होता है, 1999 में हम साथ साथ हैं साल की सबसे बड़ी हिट फिल्में थी और ये सभी फिल्में पारिवारिक फिल्में थी। खान तिकड़ी ने फैमिली ऑडियंस को थिएटर में लाने में बड़ी भूमिका निभाई। हम आपके हैं कौन ने थिएटर की क्वालिटी सुधारने का बीड़ा उठाया तो वहीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने यूरोप की सुंदर लोकेशंस में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दिया। कुछ कुछ होता है ने शहरों में मॉडर्न कॉलेज और डिजाइनर कपड़ों का क्रेज पैदा किया। मिथुन की फिल्में इन सभी बदलावों से अनजान रही और इस कारण जल्द ही आउटडेटेड हो गई। 21वीं सदी में जब मल्टीप्लेक्स फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के लिए उसमें कोई खास जगह नहीं बची। जैसे जैसे सिंगल स्क्रीन की जगह मल्टीप्लेक्स आने लगे मिथुन चक्रवर्ती का कैरियर रसातल में चला गया। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि मिथुन चक्रवर्ती ने इस दौरान अच्छी फिल्में नहीं की लेकिन उनके नाम के साथ बिग रेड हीरो का ठप्पा इस तरह लग गया कि उनकी कई बेहतरीन फिल्में शायद उनके फैंस ने भी नहीं देखी होगी। ये अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहाँ मिथुन की गुंडा, लोहा, यमराज जैसी बेसिर पैर की फिल्मों को 2 से 2.5 करोड़ के बीच की कमाई की थी, वही उनकी फिल्म गुड़िया जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई थी उसने महज 1 लाख रुपए की ही कमाई की। और उनकी फिल्म स्वामी विवेकानंद जिसके लिए मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया उसे थिएटर में रिलीज भी नहीं मिली और सीधा टीवी पर ही टेलीकास्ट किया गया। मिथुन चक्रवर्ती ने 21वीं सदी में तहादेर कथा, तितली और काल पुरुष जैसी कुछ बेहतरीन बंगाली फिल्मों में काम करके अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवाया लेकिन हिंदी फिल्मों में उन्हें ऐसी भूमिकाएं न के बराबर मिली और जो मिली उन्हें दर्शकों का प्यार नहीं मिला। यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये भी थी कि क्योंकि मिथुन थोक के भाव पर फिल्में किया करते थे इसलिए उनके लिए अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना या किसी रोल के लिए खास तैयार करना संभव नहीं था। इस कारण उनके हाथ से कुछ बेहद शानदार भूमिकाएं चली गई। इनमें से एक भूमिका थी मणिरत्नम की फिल्म इरुवर में। इस फिल्म की 2 में से एक प्रमुख भूमिका के लिए मिथुन चक्रवर्ती से बात की गई लेकिन इस रोल के लिए उन्होंने अपने बाल छोटे कटवाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें फिल्म में प्रसिद्ध राजनेता करुणानिधि का किरदार निभाना था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती उस समय 11 फिल्मों में काम कर रहे थे जिनमें उनका लंबे बालों वाला लुक था तो बाल छोटे करवाने से उन 11 फिल्मों पर असर पड़ता। इस कारण न चाहते हुए भी उन्हें इस फिल्म के लिए मना करना पड़ा। बाद में ये किरदार प्रकाश राज ने निभाया जिनको इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। मिथुन चक्रवर्ती की 90 के दशक में लोकप्रियता कम होने का एक कारण था विदेशों से होने वाली कमाई में भारी गिरावट का आना। एक समय था जब मिथुन को रूस में भगवान की तरह पूजा जाता था। उनकी फिल्म डिस्को डांसर ने रूस में तबाही सी ला दी थी। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनकी फिल्मों को रूसी भाषा में डब करके रिलीज किया जाता था। डिस्को डांसर, जागीर और डांस डांस जैसी फिल्में रूस में बेहद सफल रही। इसी सफलता को भुनाने के लिए निर्माता निर्देशक उमेश मेहरा ने रूसी सरकार के साथ मिलकर मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक फिल्म बनाने का निश्चय किया। इससे पहले उमेश मेहरा रूसी सरकार के साथ मिलकर अली बाबा और 40 चोर और सोहनी महिवाल जैसी फिल्में बना चुके थे और उन्हें उम्मीद थी कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म भारत के साथ साथ रूस में भी अच्छी खासी कमाई करेगी। लेकिन 80 के दशक के अंत तक सोवियत रूस में भारी राजनीतिक संकट आ गया जिसके कारण भारत का समर्थन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी पर खतरा सा मंडराने लगा। 1991 में सोवियत रूस टूटकर 15 अलग अलग देशों में बट गया। इसके कारण रूस के फिल्म बिजनेस पर बुरा असर पड़ा। 1991 में भारत और रूस के बीच 20 साल की संधि भी खत्म हो गई और भारतीय फिल्मों को रूस में मिलने वाली छूट खत्म हो गई। इन सब के कारण मिथुन की फिल्मों को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि हिंदी फिल्मों का मार्केट रूस में खत्म हो गया। शिकारी फिल्म 1991 में रिलीज हुई और अपने बड़े बजट और बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद ये फिल्म भारत और रूस दोनों देशों में फ्लॉप हो गई। दुखद बात ये थी कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में रूस के बाहर बिल्कुल भी नहीं चलती थी। 90 के दशक में अमेरिका और यूरोप के मार्केट भारतीय फिल्मों के लिए खुले लेकिन वहाँ यश चोपड़ा, करण
करण जौहर और शाहरुख खान की फिल्मों का दबदबा रहा, जो कि एनआरआई ऑडियंस को बेहद पसंद आती थी। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में एनआरआई ऑडियंस के अनुसार नहीं बनाई जाती थी और न ही कभी मिथुन चक्रवर्ती को यश चोपड़ा और करण जौहर के साथ काम करने का मौका मिला। नतीजन मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में या तो विदेशों में रिलीज हो ही नहीं पाती और अगर रिलीज भी हो जाती तो कुछ लाख रुपए ही कमा पाती। उदाहरण के लिए 1998 में मिथुन चक्रवर्ती की विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी शेरे हिंदुस्तान, जो कि उस साल विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 45वें स्थान पर रही और जिसने महज 5,81,000 रुपए ही कमाए। इसके उलट उस साल विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी कुछ कुछ होता है, जिसने 26 करोड़ रुपए कमाए थे। मिथुन की फिल्मों का कैरियर ग्राफ घटने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि डिस्को डांसर ने अपने समय में लगभग 94 करोड़ रुपए रूस और चीन से कमाए थे और 90 के दशक तक आते आते मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का विदेशों में बिजनेस 2-4 लाख रुपयों तक ही सिमट कर रह गया। मिथुन चक्रवर्ती के ढलते कैरियर का एक और बड़ा कारण था उनका मुंबई से ऊटी की ओर पलायन करना। जब 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में फ्लॉप होने लगी तो मिथुन ने अपना कैरियर संवारने की जगह पर ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरने को तरजीह दिया। मिथुन ने भारत सरकार से 10 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और ऊटी में अपना एक होटल शुरू किया, जिसे मोनार्क होटल का नाम दिया गया। उन्होंने अपने निर्माताओं से कहा कि अगर वो ऊटी आकर शूटिंग करते हैं तो मिथुन उन्हें यहाँ डिस्काउंट दिलाएंगे और अपने होटल में फिल्म के स्टार कास्ट और क्रू को ठहराएंगे। यहीं से मिथुन की ऊटी फैक्ट्री की शुरुआत हुई, जहाँ एक साथ दर्जनों फिल्मों की शूटिंग होती थी। ये फिल्में 2-4 लोकेशंस पर ही नई अभिनेत्रियों और कम बजट में शूट होती थी और फिर 30 से 35 लाख रुपए पर टेरिटरी के हिसाब से बेच दी जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया में मिथुन ने पैसा तो खूब कमाया, लेकिन उनकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई और वो बी ग्रेड फिल्मों तक ही सीमित होकर रह गए। सेंसर बोर्ड भी इन फिल्मों पर कई बार आपत्ति जताता था, लेकिन ये निर्माता निर्देशक सेंसर बोर्ड को आपत्तिजनक दृश्य काट कर दिखाते थे और सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद इन दृश्यों को दोबारा जोड़ दिया जाता था। ऐसा ही विवाद फिल्म गुंडा के समय हुआ, जहाँ सेंसर बोर्ड के मना करने के बावजूद बहुत ऐसे दृश्यों को फिल्म में जोड़ा गया जो कि आपत्तिजनक थे। जब बोर्ड को ये पता चला कि ऐसे दृश्य फिल्म में पुनः जोड़ दिए गए हैं तो उन्होंने फिल्म को बैन करने की मांग की। इसके अलावा भी गुंडा और लोहा जैसी दोयम दर्जे की फिल्में करके मिथुन चक्रवर्ती की काफी जग हंसाई हुई और भले ही ये फिल्में अपनी लागत वसूलने में कामयाब रही हो और आज भी इन फिल्मों को सोशल मीडिया के जरिए जानने और देखने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन इन फिल्मों में काम करने वाला कोई भी कलाकार इसमें काम करके फक्र महसूस नहीं करता। ऐसे ही बेसिर पैर की फिल्में करके मिथुन ने खुद को नई पीढ़ी के नजर में गिरा दिया, जो आज भी मिथुन को डिस्को डांसर या गुलामी या प्यार झुकता नहीं की जगह पर गुंडा फिल्म के लिए याद करती है। इसी कारण नई पीढ़ी के लिए मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार समझना या उनके अभिनय को गंभीरता से ले पाना बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है कि मिथुन ने जानबूझकर ऊटी जाने का फैसला किया हो और अपना कैरियर अपने हाथों से तबाह किया हो, बल्कि जिस समय मिथुन ने ऊटी जाने का फैसला किया तब का समय फिल्म इंडस्ट्री और भारतीय राजनीति दोनों के लिए अच्छा नहीं था और मिथुन उस फेर में पड़ना नहीं चाहते थे। दरअसल 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड भारत में अपनी जड़ें फैला चुका था और कई फिल्म निर्माता अपनी फिल्में फाइनेंस करवाने के लिए दाऊद इब्राहिम की जी हजूरी करते थे और फिल्म बनाने या बेचने के अलावा कई गैर कानूनी कार्यों से भी जुड़े हुए थे। ऐसे दो फिल्म निर्माता थे हनीफ कड़वाला और समीर हिंगोरा, जिनकी एक कंपनी थी मैग्नम वीडियोज, जो कि फिल्मों के वीडियो कैसेट्स बेचा करती थी और उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण फिल्म थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। ये फिल्म पहले मिथुन चक्रवर्ती को ऑफर की गई थी, पर उनके मना करने के बाद ये भूमिका जैकी श्रॉफ को दे दी गई। ये दोनों ही मिथुन चक्रवर्ती को लंबे समय से जानते थे और मिथुन की बदौलत इन्हें कई हिंदी फिल्मों के वीडियो राइट्स मिले थे, पर मिथुन चक्रवर्ती इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये दोनों लोग वीडियो कैसेट्स के अलावा अंडरवर्ल्ड के लिए सोना और हथियारों की स्मगलिंग भी करते हैं। 1993 के भीषण बॉम्बे बम ब्लास्ट के कारण पूरा देश दहल गया था और जब इसके घटनाक्रम की जांच हुई तो दाऊद के सहयोगियों के रूप में हनीफ कड़वाला और समीर हिंगोरा भी हिरासत में ले लिए गए। इसी के साथ फिल्मों से जुड़े कई और कलाकारों के अंडरवर्ल्ड से संबंध सामने आने लगे और संजय दत्त, मंदाकिनी जैसे कलाकार भी अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधित पाए गए। ये जानना दिलचस्प है कि हनीफ और समीर ही वो लोग थे जिन्होंने संजय दत्त तक AK-56 बंदूकें पहुंचाई थी और उन्हीं के गवाही के आधार पर संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो इंडस्ट्री के चारों तरफ बुराई होने लगी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दाऊद इब्राहिम के कब्जे में है। इनमें से एक संगठन थी शिवसेना, जिन्होंने अपने मुखपत्र सामना के जरिए संजय दत्त और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बखिया उधेड़ कर रख दी। इन सब बातों से मिथुन चक्रवर्ती भी सदमे में आ गए। वो तुरंत बाला साहेब ठाकरे से मिलने पहुंचे। बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती और बाला साहेब ठाकरे के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध थे और बाला साहब उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। मिथुन ने बाला साहब से कहा कि जिस तरह की रिपोर्ट सामना जैसी पत्रिकाओं में लिखी जा रही है, उसके कारण फिल्म इंडस्ट्री की इमेज
काफी धूमिल हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सब उस अपराध में शामिल हैं। मिथुन के काफी समझाने पर बाला साहेब ठाकरे नर्म हुए और संजय दत्त से मिलने को तैयार हुए और बाद में संजय दत्त की रिहाई में उनका बड़ी अहम भूमिका रही। मिथुन चक्रवर्ती ने इन सब बातों से स्तब्ध होकर बॉम्बे छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्हें डर था कि लोग उनके अतीत में नक्सल होने की बात का इस्तेमाल करके उन्हें भी इस पचड़े में फंसा सकते हैं, क्योंकि हनीफ और समीर के साथ उनके व्यावसायिक संबंध थे और बाला साहेब ठाकरे तथा ज्योति बसु से उनकी नजदीकियों के कारण उनके कई राजनीतिक शत्रु भी बन गए थे। मिथुन ने यह भी निश्चय किया कि अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए उनके पास खूब पैसा होना चाहिए और अगर वो बम्बई में रहकर फ्लॉप फिल्में करते रहेंगे तो जल्दी उन्हें फिल्में मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए मिथुन का ये फैसला पारिवारिक और आर्थिक रूप से सही साबित हुआ, लेकिन शायद उनके कैरियर के हिसाब से इससे उनको काफी नुकसान पहुंचा। आज भी मिथुन किसी न किसी सहायक भूमिका में या बंगाली फिल्मों में शानदार भूमिकाओं में नजर आ जाते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा को अपने सुपरस्टार को फिर से ऐसे रोल में देखने की दरकार है जिसके वो काबिल हैं और तभी नई पीढ़ी ये समझ पाएगी कि मिथुन अपने समय के टॉप स्टार क्यों थे। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम के खत्म होने के कारणों को विश्लेषित करती हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।